गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की, जिसे हमने रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा था। देखिए, प्लेनेटरी मॉडल हमने इसको क्यों कहा था? प्लेनेटरी मॉडल इसलिए कहा था क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर पर उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट पूरा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। एटम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो होलो है, वो एम्प्टी है, और उसी एम्प्टी स्पेस में सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, लेकिन सन के अराउंड रिवॉल्विंग प्लेनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो न्यूक्लियस जो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है उसके कारण मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की ओर, इट मीन्स अपनी ओर, एटम के सेंटर की ओर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जो कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, वही कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर बात? अब देखिए, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग तो बता दिया, लेकिन रिवॉल्विंग बताने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? देखिए, अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें, देखिए फिजिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो 19th सेंचुरी से पहले फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट खोजे गए थे उनको हम क्लासिकल फिजिक्स की कैटेगरी में लेते हैं 19th सेंचुरी के आसपास, और उसके बाद के जो कॉन्सेप्ट है जो कि क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है उनको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में लेते हैं। तो यहाँ एक टर्म आ रही है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आप क्लासिकल वर्ड को छोड़ भी सकते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि कोई एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। कौन? एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की बात की है। तो ये रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है इस पर भी तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है उसको? कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स से। ये न्यूक्लियस इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। इट मीन्स ये एक्सलेटेड पार्टिकल हुआ, और इलेक्ट्रॉन पर अपना चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज, तो ये एक्सलेटेड चार्ज्ड पार्टिकल हुआ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि कोई एक्सलेटेड चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब इससे इमिट होगी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से, तो फिर इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। तो फिर इसका जो रिवॉल्विंग पाथ है उसकी रेडियस भी, इट मीन्स इसकी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका रिवॉल्विंग पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं होगा, स्पाइरल होगा। फिर किस शेप में होगा? स्पाइरल शेप में होगा। क्यों? हमने कहा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता रहेगा कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली इसकी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस भी डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स इसका जो पाथ है वो स्पाइरल होगा, और फाइनली ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। कौन? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए इस डायग्राम की तरह इसकी सर्कुलर ऑर्बिट इस तरीके से नहीं रहेगी, फिर ये एक फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करेगा, जिससे इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी तो ये इसका जो सर्कुलर ऑर्बिट थी
उसकी रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, कंटिन्यूसली रेडियस डिक्रीज होगी तो ये फाइनली कहाँ गिर पड़ेगा, फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स एटम में कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए, एटम में कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना अलग बात है, चार्ज होना ही नहीं अलग बात है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हम इसलिए बता के चलते हैं क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो फिर उसमें तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। ये दो अलग अलग बातें हैं, चार्ज नहीं होना और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर हम अप्लाई करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर तो उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें फाइनली गिर जाएंगे और ऐसा एटम स्टेबल होगा ही नहीं, ऐसा एटम स्टेबल होगा ही नहीं। तो ये ड्रॉबैक है। फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही है कि अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेस पे एटम के स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग मान के चलते हैं, तो फिर ऐसा एटम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ऐसा एटम तो स्टेबल होगा ही नहीं। क्लियर है बात। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए ड्रॉबैक में हमने यही बात बताई है। टॉपिक हमारा क्या है आज का, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें फर्स्ट ड्रॉबैक हमने यही बताया, अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, मैंने जो बोला है वही है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लियर है बात। अब फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता ही है सेकंड पॉइंट, लेकिन सेकंड पॉइंट में हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। देखिए सेकंड ड्रॉबैक देखने से पहले मैं आपको इस स्पेक्ट्रम का आइडिया दे देता हूँ। स्पेक्ट्रम क्या होता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इमिट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इमिट होती है उन वेव्स के ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब इट मीन्स सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम मिलाकर एक साथ बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर मान के चलें, उसमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग मान के चलें, तो एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होगी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से, उनमें सभी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए, सभी फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। लेकिन रियल में जो एटम का स्पेक्ट्रम मिला साइंटिस्टों को, वो स्पेक्ट्रम कैसा मिला, वो लाइन स्पेक्ट्रम मिला। इट मीन्स उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही मिली उनको, सभी फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं मिली। जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मान के चलते हैं तो स्पेक्ट्रम में सभी फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलनी चाहिए। सभी फ्रीक्वेंसीज की क्यों मिलनी चाहिए, देखिए अभी हमने कहा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल है। एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, वेव्स इमिट करेगा। क्लियर है। अब उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी, वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, एक सेकंड वो जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ही होगी। देखिए कैसे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम बताते हैं 1 रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन में लगा टाइम है ये कैपिटल टी। कैपिटल टी का फॉर्मूला क्लास 11 से हम जानते हैं 2π/ω होता है, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी बोल लीजिए, तो ये क्या होगा, ω/2π। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ω/2π। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी कंटिन्यूसली चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता रहेगा, कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, कंटिन्यूसली उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। इट मीन्स इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सभी फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलनी चाहिए। ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर मानने पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करने पर एटम का स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। इट मीन्स उसके स्पेक्ट्रम में सभी फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलनी चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसमें सभी फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं मिलती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही एग्जिस्ट करती है, मिलती है। रियल में ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। तो देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं ऐसे स्पेक्ट्रम को। कौन से स्पेक्ट्रम को? जिसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही मिलती है, मैं उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, सारी बातें वही लिखी हुई है यहाँ पर, सारी बातें वही लिखी हुई है यहाँ पर। अब देखिए, ये तो दो मेजर ड्रॉबैक हो गए, मेन ड्रॉबैक हो गए। बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको ये दो ड्रॉबैक लिखने होते हैं, और रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो ये दो मेन ड्रॉबैक्स हैं, मेन लिमिटेशंस है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। फिर इसके अलावा भी हमने कुछ ड्रॉबैक्स बताए हैं। देखिए, बिसाइड दीज ड्रॉबैक्स दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अभी मैंने बताया था कि रियल में जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस दिखाई देती है, कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई देती है डार्क स्क्रीन पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो डार्क स्क्रीन पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, तो उन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती है, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उनमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी कम होती है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी किसी स्पेक्ट्रल लाइन की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो लाइन स्पेक्ट्रम की बात ही नहीं करता है, स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी कैसे बताएगा वो। फिर हमने यहाँ एक ड्रॉबैक और बताया, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है, टूट जाती है। एक स्पेक्ट्रल लाइन छोटी छोटी कई स्पेक्ट्रल लाइंस में ब्रेक हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं स्टोर्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में उनकी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं जीमोन इफेक्ट। स्टोर्क इफेक्ट, जीमोन इफेक्ट। क्लियर है? अब ये जो ड्रॉबैक्स थे वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में नहीं है। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने इन ड्रॉबैक्स को दूर किया है। बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ, क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी ऐड किया है, और दोनों के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है, एटॉमिक मॉडल दिया है। और ये बोर एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक भी है कि उसने दोनों को कंबाइन किया है, किसको? क्लासिकल फिजिक्स को भी और मॉडर्न फिजिक्स को भी। क्लासिकल फिजिक्स से भी कुछ कॉन्सेप्ट लिए उसने, और मॉडर्न फिजिक्स से भी कुछ कॉन्सेप्ट लिए, और दोनों के कॉन्सेप्ट्स को उसने कंबाइन करके अपना एटॉमिक मॉडल दिया है, जो कि ड्रॉबैक है बोर का। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लासिकल फिजिक्स कुछ और बात करती है, क्वांटम फिजिक्स कुछ और बात करती है। दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, जबकि बोर ने किया था। तो ये हमारा टॉपिक था, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट ड्रॉबैक बताया, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में गिर जाने वाली बात थी। सेकंड है अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। इसमें हम बता रहे थे कि अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके चले, इलेक्ट्रॉन को रिवोल्यूशन करता हुआ माने, तो फिर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इमिट करेगा उसमें सभी फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम में सभी फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं देखने को मिला। किसमें? ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। जो एटम्स का ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मिलती है हमें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे हमें पता चलेगा न्यूक्लियर साइज का, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। देखिए ये ऐसा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाली ही बात है यहाँ। पेज का देखिए यहीं से देखेंगे इस टॉपिक को। ये जो अल्फा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस की सिड में आ रहा है, वो वापस रिबाउंड हो जाता है स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स के कारण। तो ये कहाँ तक आएगा, न्यूक्लियर के कितना ज़्यादा से ज़्यादा पास आ सकता है। देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस की ओर आता जाएगा वैसे वैसे इस पर रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, फाइनली ये यहाँ कर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुक कर फिर रिपल्सन के कारण वापस रीबाउंड हो जाएगा, उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जहाँ तक ये आने के बाद वापस रिटर्न हो गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।